नमस्कार। शेयर बाजार ये शब्द सुनते ही कई लोगों के मन में या तो बहुत उत्साह होता है या फिर थोड़े घबराहट सी। हम्म। इसकी अपनी एक भाषा है, अपनी शब्दावली है जो अक्सर नए लोगों को मतलब डरा सकती है। हम्म। आज हमारे पास शेयर बाजार की बुनियादी बातों पर कुछ लेख हैं और नए निवेशकों के लिए गाइड भी, शब्दावली की सूचियां और हाँ, खासतौर पर भारतीय बाजार पर केंद्रित जानकारी भी जुटाई है। हमारा मिशन इन स्रोतों की मदद से शेयर बाजार की इस भाषा को थोड़ा सरल बनाना है। हम चाहते हैं कि जो लोग बाजार को समझना शुरू कर रहे हैं या शायद अपनी जानकारी ताज़ा करना चाहते हैं, उन्हें चीज़ें साफ साफ समझ आएं, बिना किसी उलझन के। तो चलिए इस जानकारी के सागर में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये शब्द असल में क्या कहानी कहते हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। सबसे पहले, ये शेयर बाजार आखिर है क्या भला? मतलब क्या चीज है ये? हाँ, तो देखिए ये नियम रूप से एक ऐसा बाजार है, सोचिए एक नेटवर्क की तरह। जरूरी नहीं कि कोई खास बिल्डिंग हो, जहां कंपनियां अपनी हिस्सेदारी यानी शेयर्स आम लोगों और निवेशकों को बेचकर पैसा जुटाती हैं और फिर निवेशक आपस में ही इन शेयर्स की खरीद बिक्री करते रहते हैं। अच्छा। दिलचस्प बात यह भी है, हम अक्सर शेयर बाजार और स्टॉक बाजार सुनते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। इनमें फर्क है क्या? थोड़ा सा। देखिए शेयर बाजार खास तौर पर कंपनियों की इक्विटी मतलब उनकी हिस्सेदारी पर ज्यादा केंद्रित होता है, जबकि स्टॉक बाजार थोड़ा ज्यादा व्यापक शब्द है। इसमें शेयर्स के अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स जैसी दूसरी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज भी आ जाती हैं। समझ गए। कंपनियों के लिए तो ये पैसा जुटाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए पूंजी चाहिए होती है ना? हाँ। तो शेयर बेचकर वो ये पूंजी बिना कर्ज लिए जुटा पाती हैं। बदले में अपनी कंपनी का एक छोटा सा मालिकाना हक वो निवेशकों को दे देती हैं। अच्छा। और निवेशकों के लिए, उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए ये उन कंपनियों की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनने का मौका है जिन पर उन्हें भरोसा है। वो शेयर खरीदकर कंपनी के मुनाफे में हिस्सेदार बन सकते हैं, जिसे डिविडेंड या लाभांश कहते हैं। और अगर कंपनी अच्छा करती है तो शेयर की कीमत बढ़ती है, जिससे उन्हें कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब पूंजीगत लाभ मिलता है। अच्छा, तो ये सिर्फ पैसे लगाने जैसा नहीं है, बल्कि एक तरह से उस कंपनी में हिस्सेदार बनना है। ये बात तो निवेश को ज्यादा मतलब देती है कि आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि उस कंपनी के भविष्य में एक तरह से भागीदार बन रहे हैं। पर ये खरीद बिक्री होती कैसे है? मतलब कौन तय करता है कि किस दाम पर सौदा होगा? ये सब चलता कैसे है? सही सवाल है। इसको समझने के लिए दो तरह के बाजारों को समझना होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। हाँ, तो प्राइमरी मार्केट वो जगह है जहां कोई कंपनी पहली बार, बिल्कुल पहली बार अपने शेयर्स जनता के लिए जारी करती है। इसे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ कहते हैं। आईपीओ, हाँ सुना है ये नाम। बिल्कुल। तो यहाँ निवेशक सीधे कंपनी से शेयर खरीदते हैं। समझिए ये कंपनी का शेयर बाजार में पहला कदम है, पब्लिक के बीच आने का। हम्म। फिर आईपीओ के बाद जब वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाते हैं, जैसे भारत में देखें तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी हैं। हाँ, बीएससी और एनएसए। तब उनकी खरीद बिक्री निवेशकों के बीच शुरू होती है। ये होता है सेकेंडरी मार्केट में। ज्यादातर जो हम ट्रेडिंग की बात करते हैं ना, वो यहीं होती है। अच्छा, तो रोज जो खरीद बिक्री होती है वो सेकेंडरी मार्केट में होती है। बिल्कुल। ये स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देते हैं जहां खरीदार और विक्रेता मिल सकें। एक्सचेंज अपने नियमों और टेक्नोलॉजी के जरिए ये पक्का करते हैं कि ट्रेडिंग सही तरीके से हो, कीमतों में पारदर्शिता रहे और शेयरों को आसानी से खरीदा बेचा जा सके। इसी को लिक्विडिटी या तरलता कहते हैं। लिक्विडिटी यानी आसानी से खरीद बिक्री, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया में मदद करते हैं स्टॉक ब्रोकर्स। ये निवेशक और एक्सचेंज के बीच की कड़ी होते हैं, समझ लीजिए। आप ब्रोकर के जरिए ही अपने खरीदने या बेचने के ऑर्डर एक्सचेंज तक पहुंचाते हैं। आजकल तो ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर्स काफी हैं जो कम फीस में ये सुविधा देते हैं। हाँ, वो तो है। और हर सौदे में दो कीमतें बहुत अहम होती हैं। एक है बिड। बिड। हाँ, बिड यानी वो सबसे ऊंची कीमत जो कोई खरीदार उस शेयर के लिए देने को तैयार है। और दूसरी है आस्क। आस्क। आस्क यानी वो सबसे कम कीमत जिस पर कोई विक्रेता अपना शेयर बेचने को तैयार है। सौदा तभी होता है जब खरीदार की बिड और विक्रेता की आस्क कीमत मिल जाती है। आस्क तो किसी सब्जी मंडी के मोल भाव जैसा लग रहा है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। बस फर्क ये है कि यहाँ ये सब कुछ सेकंडों में और लाखों करोड़ों के पैमाने पर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हो रहा है। हर पल मांग और आपूर्ति बदल रही है। कमाल है। जैसा हमने शुरू में कहा था, इस दुनिया में शब्द बहुत सारे हैं,
क्या इन्हें समझने का कोई आसान तरीका है? शायद कुछ ग्रुप्स में बांट कर देखें? हाँ, बिल्कुल। ये एक अच्छा तरीका रहेगा। चलिए कुछ जरूरी शब्दावली को समूहों में बांटकर समझने की कोशिश करते हैं। इससे चीजें थोड़ी व्यवस्थित लगेंगी। पहला समूह, बुनियादी इकाइयां और मूल्य, बेसिक यूनिट्स इन वैल्यू। इसमें सबसे पहले तो यही शब्द आते हैं, स्टॉक, शेयर, इक्विटी। ये तीनों शब्द आप कह सकते हैं कमोबेश एक ही चीज दर्शाते हैं। किसी कंपनी में आपकी हिस्सेदारी या मालिकाना हक की एक इकाई। जब आप किसी कंपनी का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उसके उतने छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हैं। ठीक है, स्टॉक, शेयर, इक्विटी मतलब एक ही है। हाँ, ज्यादातर मामलों में। फिर आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप। ये किसी कंपनी का कुल बाजार मूल्य बताता है। अच्छा। इसकी गणना कैसे होती है? कंपनी के एक शेयर की जो मौजूदा कीमत है उसको उसके कुल जितने शेयर बाजार में है उनसे गुणा कर देते हैं। अच्छा। इसी आधार पर हम सुनते हैं ये लार्ज कैप कंपनी है, ये मिड कैप है या ये स्मॉल कैप है। हाँ, ये सुना है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो ये मार्केट कैप से तय होता है। फिर है फेस वैल्यू, पार वैल्यू। ये शेयर का वो अंकित मूल्य है जो कंपनी शुरू में तय करती है। सर्टिफिकेट पर लिखा होता था पहले। ये आमतौर पर बाजार मूल्य से बहुत कम होता है। आजकल इसका महत्व डिविडेंड या स्टॉक स्प्लिट जैसी कुछ कॉर्पोरेट कार्रवाइयों की गणना के लिए ज्यादा रह गया है। और एक और शब्द है ब्लू चिप स्टॉक्स। ये उन बड़ी जानी मानी आर्थिक रूप से मजबूत और भरोसेमंद कंपनियों के शेयर होते हैं जिनका सालों से अच्छा प्रदर्शन रहा है। इन्हें अक्सर तुलनात्मक रूप से सुरक्षित निवेश माना जाता है। अच्छा, तो ब्लू चिप मतलब बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां? तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट कैप ही कंपनी के असली साइज का पैमाना है, सिर्फ शेयर की कीमत नहीं। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए का हो पर वो स्मॉल कैप हो। बिल्कुल। और किसी का 50 रुपए का शेयर लार्ज कैप कंपनी का हो। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। शेयर की कीमत अकेली कुछ नहीं बताती, मार्केट कैप ही कंपनी के कुल आकार को दर्शाता है। और ये ब्लू चिप स्टॉक्स पर ज्यादातर लार्ज कैप ही होते होंगे। हाँ, आमतौर पर ज्यादातर ब्लू चिप कंपनियां लार्ज कैप ही होती हैं क्योंकि उनकी पहचान ही उनके बड़े आकार और स्थिरता से है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि लार्ज कैप जहां स्थिरता देते हैं वहीं मिड और स्मॉल कैप में ग्रोथ की संभावना ज्यादा हो सकती है, हालांकि उनमें जोखिम भी ज्यादा होता है। अच्छा। तो ये निवेशक के लक्ष्य पर निर्भर करता है, उन्हें स्थिरता चाहिए या तेज ग्रोथ। उसी हिसाब से वो इन कैप्स पर ध्यान देते हैं। दूसरा समूह, बाजार की चाल और भावना, मार्केट मूवमेंट्स एंड सेंटिमेंट। इसमें सबसे पहले आते हैं ये दो जानवर, बुल और बेयर। बुल मार्केट, तेजड़िया बाजार। जब बाजार में लगातार तेजी का माहौल हो, कीमतें बढ़ रही हों और निवेशकों में उम्मीद और उत्साह हो। ऐसा माना जाता है कि बुल मतलब बैल अपने सींगों से ऊपर की ओर उछालता है, इसीलिए तेजी के बाजार को बुल मार्केट कहते हैं। बुल मार्केट, तेजी का बाजार, ठीक है। और दूसरा है बेयर मार्केट, मंदड़िया बाजार। जब बाजार में लगातार गिरावट हो, कीमतें गिर रही हों, आमतौर पर 20% या उससे ज्यादा गिरावट को बेयर मार्केट मान लिया जाता है और निवेशकों में निराशा और डर का माहौल हो। कहते हैं भालू यानी बेयर नीचे की ओर पंजा मारता है, इसीलिए गिरावट के बाजार को बेयर मार्केट कहते हैं। बुल और बेयर, ये नाम तो बड़े दिलचस्प हैं बाजार के मूड को बताने के लिए। लेकिन क्या ये हमेशा इतना साफ होता है कि बाजार बुल है या बेयर? कभी ऐसा नहीं होता कि बाजार बस एक दायरे में ही घूमता रहे, मतलब ना ऊपर जाए ना नीचे? हाँ, बिल्कुल होता है। बहुत अच्छा सवाल है। बाजार हमेशा स्पष्ट बुल या बेयर ट्रेंड में नहीं होता। कई बार वो एक रेंज में फंसा रहता है, जिसे साइडवेज मार्केट कहते हैं। मतलब न ज्यादा तेजी न ज्यादा मंदी। साइडवेज मार्केट, अच्छा। फिर एक और जरूरी शब्द है अस्थिरता, वॉलेटिलिटी। ये बताता है कि किसी शेयर या बाजार की कीमतों में कितना तेजी से और कितना ज्यादा उतार चढ़ाव हो रहा है। ज्यादा वोलेटिलिटी मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रही हैं, यानी ज्यादा जोखिम। लेकिन हाँ, कुछ ट्रेडर्स के लिए ये तेजी से मुनाफा कमाने का मौका भी हो सकता है। वोलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव। बिल्कुल। और फिर है लिक्विडिटी, तरलता। इसका मतलब है कि किसी शेयर को कितनी आसानी से बिना उसकी कीमत पर ज्यादा असर डाले खरीदा या बेचा जा सकता है। जिन शेयरों में रोज बहुत ज्यादा खरीद बिक्री होती है, यानी जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा होता है, वो ज्यादा लिक्विड माने जाते हैं। और लिक्विडिटी का आम निवेशक के लिए क्या मतलब है? क्या ये जरूरी है? मतलब कम लिक्विड शेयर लेने में दिक्कत क्या है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई शेयर लिक्विड नहीं है तो हो सकता है जब आप उसे बेचना चाहें तो आपको खरीदार ही ना मिले। अरे, मिले भी तो बहुत कम कीमत पर बेचना पड़े क्योंकि खरीदार कम है। ज्यादा लिक्विडिटी का मतलब है कि आप जब चाहें आसानी से बाजार में घुस सकते हैं और निकल सकते हैं सही कीमत पर।
समझ गए, लिक्विडिटी जरूरी है। तीसरा समूह, कंपनी की कार्रवाइयां और निवेशक पुरस्कार। इसमें सबसे पहले तो वही आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसकी हमने पहले बात की, जब कंपनी पहली बार पब्लिक बनती है। हाँ। फिर आता है डिविडेंड, लाभांश। ये कंपनी अपने मुनाफे का वो हिस्सा है जो शेयरधारकों को देती है। ये अक्सर नकद होता है जो सीधे निवेशक के बैंक खाते में आ जाता है। ये उन निवेशकों के लिए खासतौर पर अच्छा है जो अपने निवेश से एक नियमित आय चाहते हैं। डिविडेंड मतलब मुनाफे का हिस्सा। हाँ, और इसी से जुड़ा है डिविडेंड यील्ड। जी। ये प्रतिशत में बताता है कि शेयर की मौजूदा कीमत के मुकाबले कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। इसका फॉर्मूला है साल का कुल डिविडेंड प्रति शेयर, शेयर की मौजूदा कीमत 100। इससे निवेशकों को अंदाजा लगता है कि उन्हें सिर्फ डिविडेंड से कितना रिटर्न मिल रहा है। अच्छा, यील्ड मतलब रिटर्न का प्रतिशत। सही। फिर है स्टॉक स्प्लिट। स्टॉक स्प्लिट। इसमें कंपनी अपने मौजूदा शेयरों को विभाजित कर देती है, मतलब तोड़ देती है। मान लीजिए आपके पास किसी कंपनी का एक शेयर है जो 1000 रुपए का है। कंपनी ने 1.1 स्प्लिट किया, यानी 1 के बदले 1, तो अब आपके पास 500 रुपए के 2 शेयर हो जाएंगे। अच्छा, तो कुल कीमत वही रही। हाँ, कुल कीमत वही रही, पर शेयर की संख्या बढ़ गई और प्रति शेयर कीमत कम हो गई। ऐसा क्यों करती हैं कंपनियां? अक्सर शेयर को छोटे निवेशकों के लिए ज्यादा किफायती बनाने के लिए। 1000 रुपए का शेयर शायद कोई ना खरीद पाए, पर 500 का खरीद ले। इससे लिक्विडिटी भी बढ़ सकती है। ये तो चालाकी है, कह सकते हैं। फिर है बायबार्ट, हाँ। शेयर पुनर्खरीद। इसमें कंपनी खुद ही बाजार से अपने शेयर वापस खरीदती है। अपनी ही शेयर? क्यों? हाँ, इससे बाजार में उपलब्ध शेयरों की संख्या कम हो जाती है। जब शेयर कम हो जाते हैं तो प्रति शेयर आय, ईपीएस, बढ़ जाती है और बाकी बचे शेयरों का मूल्य भी बढ़ सकता है। ये भी शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का एक तरीका माना जाता है। बाय बैक, अच्छा। तो ये सब कंपनी के तरीके हैं शेयर होल्डर्स को फायदा पहुंचाने के। पर एक सवाल है, अगर कोई कंपनी डिविडेंड नहीं देती तो क्या इसका मतलब ये है कि वो अच्छा नहीं कर रही है, या मतलब कोई और वजह हो सकती है? नहीं, जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं कर रही। कई कंपनियां, खासकर वो जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, जिन्हें हम ग्रोथ स्टॉक कहते हैं। ग्रोथ स्टॉक? हाँ, वो अपना सारा मुनाफा वापस बिजनेस में ही लगा देती हैं ताकि और तेजी से विकास कर सकें, नए प्लांट लगा सकें, नई टेक्नोलॉजी ला सकें। वो निवेशकों को डिविडेंड के बजाय कैपिटल एप्रिसिएशन से रिवॉर्ड देना चाहती हैं, यानी शेयर की कीमत में बढ़ोतरी करके। अच्छा। तो निवेशक को तय करना होता है कि उसे डिविडेंड देने वाली स्थिर कंपनियां चाहिए या फिर तेजी से बढ़ने वाली ग्रोथ कंपनियां। दोनों की अपनी जगह है। चौथा समूह, ट्रेडिंग और विश्लेषण की कुछ अवधारणाएं, ट्रेडिंग एंड एनालिसिस कॉन्सेप्ट्स। इसमें पहले देखते हैं ऑर्डर के प्रकार, ऑर्डर टाइप्स। जब आप शेयर खरीदते या बेचते हैं तो आप अलग अलग तरह के ऑर्डर लगा सकते हैं। सबसे आम है मार्केट ऑर्डर। इसमें आपका सौदा बाजार में उस समय जो भी सबसे अच्छी कीमत चल रही होती है उस पर तुरंत हो जाता है। स्पीड जरूरी हो तो ये ठीक है। मार्केट ऑर्डर मतलब फौरन सौदा। हाँ। दूसरा है लिमिट ऑर्डर। इसमें आप अपनी कीमत तय करते हैं। जैसे आप कहते हैं मैं ये शेयर 100 रुपए या उससे कम पर ही खरीदूंगा। सौदा तभी होगा जब कीमत आपके बताए स्तर पर या उससे बेहतर यानी कम पर आएगी। इसमें आपको कीमत पर कंट्रोल मिलता है, पर सौदा होगा या नहीं इसकी गारंटी नहीं। अच्छा, मार्केट में स्पीड, लिमिट में प्राइस कंट्रोल, ठीक है, बिल्कुल। फिर है वॉल्यूम। ये बताता है कि एक निश्चित अवधि में, जैसे एक दिन में, कितने शेयरों की खरीद बिक्री हुई है। ज्यादा वॉल्यूम अक्सर ये दिखाता है कि उस शेयर में लोगों की दिलचस्पी ज्यादा है और कीमत में जो बदलाव हो रहा है उसके पीछे ज्यादा मजबूती है, ज्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन है। कम वॉल्यूम पर अगर कीमत में बड़ा बदलाव हो तो उस पर थोड़ा संदेह किया जा सकता है कि ये टिकाऊ है या नहीं। वॉल्यूम मतलब भागीदारी, सही। फिर एक टूल है मूविंग एवरेज। ये टेक्निकल एनालिसिस में काम आता है। सोचिए ये पिछले कुछ दिनों, जैसे 50 दिन या 200 दिन की शेयर की क्लोजिंग कीमतों का औसत निकालकर एक लाइन बनाता है चार्ट पर। ये रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव को स्मूथ कर देता है और आपको शेयर के मुख्य ट्रेंड को पहचानने में मदद करता है कि शेयर ऊपर जा रहा है या नीचे। जैसे रोज का तापमान देखने के बजाय पिछले महीने का औसत तापमान देखना। अच्छा, ये ट्रेंड बताता है। हाँ। फिर एक बहुत कॉमन रेशियो है पीई रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। ये बताता है कि निवेशक कंपनी की कमाई के हर एक रुपए के लिए कितना गुना कीमत देने को तैयार हैं। इसका फॉर्मूला है शेयर की मौजूदा कीमत प्रति शेयर आय, ईपीएस। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि शेयर अपनी कमाई के मुकाबले महंगा है या सस्ता। लेकिन
इसे अकेले नहीं देखना चाहिए, अकेले क्यों नहीं? क्योंकि पीई रेशियो इंडस्ट्री के हिसाब से अलग-अलग होता है। टेक कंपनी का पीई शायद ज्यादा हो, मैन्युफैक्चरिंग का कम, तो इसकी तुलना उसी सेक्टर की दूसरी कंपनियों से या कंपनी के अपने पिछले पीई से करनी चाहिए। तुलना जरूरी है। और अब आते हैं शॉर्ट सेलिंग पर। हाँ, यहाँ मामला थोड़ा हटके है और समझने लायक भी। आमतौर पर निवेश में क्या होता है, आप पहले खरीदते हैं, कीमत बढ़ने पर बेचते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। शॉर्ट सेलिंग में आप पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। पहले बेचते हैं, पर जब शेयर है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? ये कैसे मुमकिन है? यही तो ट्रिक है। आप शेयर अपने ब्रोकर से उधार लेते हैं। उधार? शेयर? हाँ बिल्कुल, आप ब्रोकर से शेयर उधार लेते हैं और उसे बाजार में बेच देते हैं। ऐसा आप तब करते हैं जब आपको पक्का यकीन होता है कि इस शेयर की कीमत गिरने वाली है। अच्छा। और अगर कीमत सच में गिर जाती है तो आप कम दाम पर उतने ही शेयर बाजार से वापस खरीद कर ब्रोकर को लौटा देते हैं। बेचने की ऊंची कीमत और खरीदने की नीची कीमत का जो अंतर हुआ वो आपका मुनाफा। ये बाजार गिरने पर पैसे कमाने का तरीका है। वाओ, ये तो बिल्कुल उल्टा खेल है। मतलब आप कंपनी के बुरा प्रदर्शन करने पर या शेयर गिरने पर दाव लगा रहे हैं। हाँ, एक तरह से। लेकिन इसमें जोखिम भी तो बहुत होगा। मान लीजिए कीमत गिरने के बजाय बढ़ गई तो फिर क्या होगा? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। शॉर्ट सेलिंग में जोखिम बहुत ज्यादा बल्कि असीमित हो सकता है। देखिए, जब आप शेयर खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका लगाया हुआ पूरा पैसा डूब सकता है अगर शेयर की कीमत शून्य हो जाए। नुकसान सीमित है। हाँ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में अगर शेयर की कीमत गिरने के बजाय बढ़ती चली गई तो आपका नुकसान बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि शेयर वापस खरीदने की कोई ऊपरी सीमा तो है नहीं। 100 का शेयर 200, 500, 1000 कहीं भी जा सकता है। बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक है। हाँ, इसीलिए ये बहुत अनुभवी और जोखिम लेने की क्षमता रखने वाले निवेशकों के लिए ही माना जाता है। आम निवेशक को इससे दूर ही रहना चाहिए, खासकर शुरुआत में। 5वां समूह, भारतीय बाजार की कुछ खास बातें। इंडियन मार्केट स्पेसिफिक्स। अब थोड़ी बात अपने भारतीय बाजार की कर लेते हैं। यहाँ कुछ नाम बहुत आम हैं, जैसे सेंसेक्स। ये बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है, उनका बेंचमार्क। इसमें 30 बड़ी और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली कंपनियां शामिल होती हैं। इसकी चाल से पूरे बाजार और अर्थव्यवस्था के मूड का अंदाजा लगाया जाता है। सेंसेक्स 30 कंपनियां, ठीक है। और दूसरा है निफ्टी 50। ये एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य इंडेक्स है। इसमें 50 प्रमुख कंपनियां शामिल होती हैं जो अलग-अलग सेक्टरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये भी बाजार का एक बहुत महत्वपूर्ण बैरोमीटर है। निफ्टी 50 कंपनियां, तो ये सेंसेक्स और निफ्टी बस कुछ कंपनियों के नंबर नहीं, बल्कि ये पूरे भारतीय बाजार की सेहत के थर्मोमीटर की तरह है। हाँ, काफी हद तक आप ऐसा कह सकती हैं। जब हम सुनते हैं ना, आज बाजार ऊपर गया या आज बाजार बहुत गिरा, तो अक्सर इन्हीं इंडेक्स की बात हो रही होती है। ये हमें एक नज़र में बताते हैं कि बाजार का आम रुझान क्या चल रहा है। अच्छा। फिर है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ये हमारे शेयर बाजार का रेगुलेटर है, जैसे आरबीआई बैंकों के लिए है। सेबी का मुख्य काम निवेशकों के हितों की रक्षा करना है, बाजार के कामकाज को सही तरीके से चलाना है और धोखाधड़ी जैसी गतिविधियों को रोकना है। सेबी मतलब ये बाजार का पुलिस या रेफरी है? हाँ, बिल्कुल सही समझा। और आखिर में डीमैट अकाउंट। इसका मतलब है डीमटीरियलाइज्ड अकाउंट। पहले शेयर कागजी सर्टिफिकेट के रूप में होते थे जिन्हें संभालना मुश्किल था। अब वो सब इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके डीमैट खाते में रखे जाते हैं, जैसे बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं। भारत में शेयर खरीदने बेचने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य है। डीमैट अकाउंट यानी शेयरों का डिजिटल लॉकर। बिल्कुल। वाह, हमने काफी सारे शब्द समझे आज। बुनियादी यूनिट से लेकर बाजार की चाल, कंपनी के एक्शन, ट्रेडिंग के अलग-अलग तरीके और भारतीय संदर्भ तक। पर एक बात मन में आती है, ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्या सिर्फ किसी की टिप्स लेकर या किसी दोस्त के कहने पर निवेश नहीं कर सकते? बहुत लोग तो करते ही हैं। देखिए, कर तो सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो वैसा ही है जैसे बिना मैप और कंपास के किसी अनजान घने जंगल में घुस जाना। कितना जोखिम भरा है। अगर आप ये भाषा, ये शब्दावली नहीं समझते तो आप कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएंगे कि आप असल में कर क्या रहे हैं। आप फाइनेंशियल खबरों का, एक्सपर्ट्स की सलाह का सही मतलब नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने निवेश के पीछे का लॉजिक, उसका तर्क नहीं समझ पाएंगे। और फिर क्या होता है, डर या लालच में आकर गलत फैसले ले लिए जाते हैं। किसी ने कहा खरीद लो, खरीद लिया। किसी ने कहा बेच दो, बेच दिया। क्यों? पता नहीं।
ये बात तो है। ये शब्दावली जानना आपको ज्ञान देता है और ज्ञान से आता है आत्मविश्वास। आप समझ पाते हैं कि आपके निवेश में क्या जोखिम है, क्या संभावनाएं हैं। आप अपनी खुद की रणनीति बना सकते हैं, अपने वित्तीय लक्ष्यों के हिसाब से सोच समझकर फैसले ले सकते हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो औजार हैं जो आपको एक अनजान जुआरी से एक सूचित और समझदार निवेशक बनाते हैं। तो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब तो साफ है। जानकारी ही बचाव है और जानकारी ही असली ताकत है। शेयर बाजार जटिल लग सकता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भाषा सीखकर, इन शब्दों को समझकर आप इस जटिलता को अपने लिए एक अवसर में बदल सकते हैं। ये कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई को सोच समझकर समझदारी से निवेश करने का एक तरीका है। तो आज हमने देखा कि शेयर बाजार क्या है, ये कैसे काम करता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, एक्सचेंज, ब्रोकर। हमने कई महत्वपूर्ण शब्दावली को समूहों में समझा। स्टॉक, मार्केट कैप, ब्लू चिप्स, फिर बुल और बेयर मार्केट, वॉलेटिलिटी, लिक्विडिटी, फिर डिविडेंड, स्टॉक स्प्लिट, बायबैक, ट्रेडिंग से जुड़े ऑर्डर टाइप्स, वॉल्यूम, पीई रेशियो और वो दिलचस्प शॉर्ट सेलिंग, और आखिर में सेंसेक्स, निफ्टी, सेबी, डीमैट अकाउंट जैसी भारतीय बाजार से जुड़ी खास बातें। उम्मीद है इस गहरी चर्चा से शेयर बाजार की दुनिया अब थोड़ी कम डरावनी और ज्यादा समझ आने वाली लगी होगी। बिल्कुल, मुझे भी यही उम्मीद है। और अगर इस समझ को कोई और आगे ले जाना चाहे तो एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए, वो है निवेशक मनोविज्ञान, इन्वेस्टर साइकोलॉजी। निवेशक मनोविज्ञान मतलब ये कि कैसे डर, लालच, झुंड में चलने की प्रवृत्ति, जिसे हर्ड मेंटालिटी कहते हैं, जैसे इंसानी जज्बात अक्सर बाजार को चलाते हैं। कई बार कंपनी के फंडामेंटल्स, उसके आंकड़े सब ठीक होते हैं, लेकिन सिर्फ डर के मारे लोग बेचने लगते हैं या लालच में खरीदने लगते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस का पूरा क्षेत्र इसी बात का अध्ययन करता है कि हमारी भावनाएं और हमारे सोचने के तरीके हमारे वित्तीय निर्णयों को कैसे प्रभावित करते हैं। ये समझना ज्ञान की एक और बहुत महत्वपूर्ण परत खोल सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि कैसे हमारा दिमाग आंकड़ों से ज्यादा भावनाओं से प्रभावित हो जाता है, खासकर जब पैसा दांव पर लगा हो। ये एक अलग ही दुनिया है समझने के लिए। शायद हमारे सुनने वाले इस बारे में और जानना चाहें। आज के इस अहम और गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।